नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम द सिंपल टॉक में, और जहां बात सिंपल और सीधी होगी। और आज जो शख्स हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उन्होंने अमृतसर की गली से निकलकर एक रैप में ही अपना एक अलग बड़ा नाम कमाया है। तो आज हमारे साथ आरसीआर मतलब कि रोहित चौधरी जुड़ने जा रहे हैं। थैंक्स लॉट, सभी को बहुत प्यार। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए जी। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे 4 लाइन रैप की, जिसके लिए आप बहुत जाने जाते हैं, मैं उससे ही शुरुआत करूंगी। या अच्छा, ऐसा है जो मेरा नेक्स्ट आने वाला है, मैं उसकी आपको चैलेंज करता हूँ जी। पीछे हटना होता है क्या पता नहीं, यही खड़ा हूँ कोई सकता हटा नहीं। मैंने सीखी दुनिया से बस एक चीज, इंसान साला किसी का सगा नहीं। बाप रोता देखा रातों को है माँ जगी, तेरा दिल टूटा छोटे मुझे भूख लगी। पानी टपकता तेरा कच्चा मकान था, तू एसी में सोया यहाँ पंखा भी ना था। बहुत अच्छा लगा आपका रैप के। और जैसे कि आपने बताया कि ये आने वाला है आपका प्रोजेक्ट, है ना, तो उसकी ये लाइंस थी। तो रोहित, आपकी जैसे कि आरसीआर, ये आरसीआर आपका नाम रोहित है, तो आरसीआर कैसे बने? एक दफ़ा मैं अमृतसर में, मेरे टीचर हैं गिटार टीचर श्री ट्विंकल राजपूत, जसपाल सिंह राजपूत, तो वहाँ मैं गया तो शुरुआती शौकिया जब मुझे रैप मैं करना शुरू हुआ तो वहाँ जाके मैं रैप करता था। लाइव जो अमृतसर में इवेंट्स होते हैं उसमें करता था। तो उन्होंने बोला जो रोहित नाम है, रोहित रैपर, एक इतना स्टेज के लिए सूटेबल नहीं है, कुछ यूनिक सा रखते हैं। तो जैसे कि होता है हिप हॉप वैसे रैप स्टार है तो कुछ अलग ही होना चाहिए एकदम। तो मैंने कहा देखो अगर आपको, उन्होंने फिर सोचा, उन्होंने मतलब कम से कम 5-10 मिनट में ये नाम दे दिया, RCR। मैं कहा इसका मतलब कहते रोहित चौधरी रैप स्टार। मैं कहा ठीक है यार, ये सही है। तो ये आपको पसंद आया? मेरे टीचर से मुझे मिला नाम है, और ये बेबरकत नाम में बरकत आई उनकी इस आवाज से, तो आज RCR को सब जानते हैं। हाँ, जैसे कि आपके असली नाम को जानने से पहले लोग कहते हैं हाँ आरसीआर के फैन, हम आरसीआर के फैन है, आरसीआर ये हर जगह यही आता है। जी। तो आपका जो ये फेम मिला है, आप यहाँ आज आरसीआर के नाम से जाने जाते हैं, लोग आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और रैप की दुनिया में आपने एक अलग ही नाम कमाया है। तो इसके पीछे की जो कहानी, आप यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं, वो हमारे जेके न्यूज़ की जनता जानना चाहेगी। अगर मैं सारा कुछ बताने आया तो शायद 1-2 दिन भी कम पड़ेंगे, बाकी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि यार शुरुआती जो सफ़र था मेरा म्यूज़िक से शुरू हुआ था, कव्वाली से शुरू हुआ। तो स्कूल में ग्रुप था कव्वाली, वो मैं करना चाहता था, बट मैं इतना अच्छा नहीं गा पाता था कि वो मुझे बाहर निकाल देते थे, और मैंने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की कि मैं अच्छा गा पाऊँ। मैंने मतलब गलत रियाज कर लिया, मतलब जहाँ मेरी स्केल पिच नहीं जाती सिंगिंग की, वहाँ भी मैंने गाना शुरू किया, जिसकी वजह से मेरे गले में डिसीज हो गई, हमने सुना है डिसीज हो गई थी, वोकल नोडल बोल। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप गा नहीं पाओगे, इसका इलाज है सर्जरी, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे सामने मेरे जो जितने भी दोस्त थे, 9-10 लोग थे, वो एक टीवी शो के लिए आपने बताया था कि जैसे आप 10th से स्टार्ट किया था आपने, और उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, बकायदा पूरी प्रैक्टिस चल रही थी, एंड टाइम पे आपके साथ ज्यादा प्रैक्टिस करने के चक्कर में, मतलब दिन में 8-8 10-10 घंटे रियाज करने के चक्कर में सुबह उठ जाते थे, या सुबह सर्दियों में 3 बजे 4 बजे, फिर 8-9 बजे तक लगे रहना। फिर जब स्कूल से आता था फिर 2 बजे से रात के 8 बजे तक। तो मतलब ज्यादा जो गले, किसी भी चीज को हम ओवर यूज करेंगे वो खराब हो जाएगी, चाहे कुछ भी है। तो वही चीज हुई कि मैं जल्दी प्रिपेयर होने के चक्कर में, जल्दी चीज़ें समझने के चक्कर में गलती हुई, और बहुत गले पे स्ट्रेस पड़ा, वो चीज़ें हो गई गले में, वो जो एक डिसीज़ हो गया। तो वहाँ से फिर मैं नहीं जा पाया। मैंने 2 साल म्यूज़िक छोड़ दिया, पर म्यूज़िक ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने फिर सोचा कि क्यों ना गिटार सीखी जाए। अगर मैं कहीं गा नहीं सकता, सिंगिंग नहीं कर सकता, बट संगीत के साथ जुड़ा रहूँगा, काम तो कुछ कर सकता हूँ। देन फिर मैं गिटार सीखने गया, और गिटार सीखते सीखते मुझे वहाँ पे रैप करने का शौक शुरू हो गया। तो आपने, और आपकी फैमिली सपोर्ट क्या रहा, मतलब उस फैमिली मेरी मेरी देखो क्या होता है, जब शुरू से बच्चा शुरू करता है ना, तो घर वाले कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना। और जब आप उनको ये बताते हो कि इसको ही मैं अपना करियर चुन रहा हूँ, तो बीच में कहीं ना कहीं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी लाइन है जहाँ पे या हर कोई सफल नहीं होता, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, और क्योंकि हमारी बैकग्राउंड ऐसे नहीं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं पीछे, और मेरे पापा मैकेनिक हैं, और जो भी आसपास हैं, कोई फौज में है, कोई पुलिस में है। एक दफ़ा का जिक्र है कि मुझे पुलिस या फौज की मतलब होते होते मतलब मुझे सिलेक्शन हो गई, सब हो गया। तो मैं नहीं गया। हाँ, माशाल्लाह आपकी हाइट जिस हिसाब से है, वो कह रहे तेरी हाइट है, तू ऊंचा लम्मा है, तू फौज च जा कर दे, कहते इदा मैनू। ते
मैंने बट मेरा दिल जो था देश की सेवा करने को, जो मौका है वो नसीब वालों को मिलता है, बट मेरा दिल था कि मैं जो करना चाहता हूँ, है ना, तो मैंने वो उस वक्त में मना किया। घर वाले बड़े नाराज़ हुए कि तू सरकारी नौकरी छोड़ रहा है, तू रेलवे में भी तेरे को बात कर रहे हैं, तो मुझे बट वो करना नहीं था, तो घर वाले थोड़े से हुए। देन मैं करने लगा, जैसे जैसे मैं प्राइज़ जीतने लगा चंडीगढ़ में जाके या बैटल्स जीतने लगा, फिर मैंने शो पे गया दिल है हिंदुस्तानी में स्टार प्लस पे, तो फिर उनको थोड़ा सा हौसला हुआ कि नहीं ये जो कर रहा है लड़का इसमें कुछ है, क्योंकि मैंने 5th सेमेस्टर की स्टडी छोड़ दी थी ऑडिशन के चक्कर में। अच्छा। दिल है हिंदुस्तानी के ऑडिशन के चक्कर में, तो वहाँ फिर वो कह रहे तू ऑडिशन देने जा रहा, कौन सी सिलेक्शन होगी यार, पेपर छोड़ रहा है। मैं कहा मैंने हो जाना सिलेक्ट, तो वो हो गया। तो इस रब की चलो मेहर है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, अपने काम पे यकीन था, तो चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मतलब जो मेरा गले में डिसीज था, मैंने रैप करना शुरू किया। मैं चलो ठीक है पिच पे नहीं गा सकता रैप, या मतलब इस टोन पे हम रैप कर सकते हैं। तो रैप आपने जैसे आप तो सिंगिंग सीखते थे, तो रैप कहाँ से आपने बनाना स्टार्ट किया कि रैप आपके दिमाग में आया कहाँ जो था मेरा मतलब जो इंडिया के बहुत सिंगर्स हैं, जब शुरू में रैप आए थे, बोहेमिया पाजी, हनी सिंह, फिर मैंने एमिनम को बहुत सुना। यार ये बंदा, मुझे समझ तो नहीं आती थी इंग्लिश में क्या बोला, बट जो इसका स्टाइल है, जो इसका स्लैंग है, जो चीज़ें कर रहा है, ये बहुत सही है, मुझे ये करना है। तो मैंने उनके रैप गाने शुरू कर दिए। तो वो जो रैप थे अपना, तो फिर मैंने टीचर के पास गया, उन्होंने कहा बेटा जो तू रैप कर रहा है ना, तो किसी का करेगा तो फिर तुम्हारी पहचान क्या है। अगर तू बोहेमिया का, हनी सिंह का, या तू एमिनम का रैप करेगा, तो वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। रोहित की पहचान क्या। फिर वहां से उन्होंने मुझे कहा तू अपना लिख, फिर मैंने अपना लिखना शुरू किया। अच्छा, तो क्या लिखा था आपने? मैंने पहला रैप लिखा था गली च यार गली बार दगादार, मुँह ते कहंदे मैनू वीर, ते पिठ पिछे मंगता फकीर, मैनू समझ नहीं आंदी की करा इन्हां सालियां दा, मुँह ते मिठे पर दिलां दे कालियां दा, मेरे नाल हसे हस करन छलावा। मतलब ऐसा कुछ था जो नर्सरी राइमिंग होती है बच्चों वाली, तो वो मैंने पहला लिखा। फिर मुझे वहां से यकीन हुआ, मैं रात को बैठा 10 बजे बैठा था और सुबह के 4-5 बज गए, मैं लिखता गया और मैंने एक रैप कंप्लीट कर दिया। मैं कहा ये बड़ी सही चीज है। फिर मैंने दोस्त को फोन किया, साथ वाले घर में, उसका और आप उनके पास गए, उनको जगाया कि मेरा रैप मैं कहा नीचे आ। कहता क्या हो गया, मैं कहा मैंने रैप लिखा, नीचे आ। क्योंकि उसमें मैंने उनका सबका जिक्र किया था पहले अपने दोस्तों में। तो कहा यार ये तो तूने सी चीज सही कर दी। अच्छा। वो नींद से उठ गया कि तूने लिखा है। हाँ। मैं कहा हाँ मैंने लिखा है। तो कहते बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तू अच्छा कर सकता है अप्रिशिएशन में, क्योंकि मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तू सही नहीं करता। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश भी की, बट अपनी कला के जरिए मैंने उनको भी गलत साबित किया। जी सही बात है। तो वो जो चीज है, मुझे मतलब शुरू से ही हर किसी का अप्रिशिएशन मिल रहा था कि नहीं जो तू कर रहा है वो तू सही कर रहा है, तू करता है। तो जो रैप लिख के आप गए अपने टीचर के सामने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है, अब 100 में से 50-60 नंबर अभी और अच्छा है। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है। मैं कहा यार सही तो है ये, क्या बच्चे को होता है मैं चलो लिखा है तो ठीक है। उस बात में भी रम्ज होती है, जो उस्ताद होता है वो कभी अगर अच्छा भी हो तो वो तारीफ नहीं करता कि कहीं ये मेहनत करना ना छोड़ दे, कुछ ना करना छोड़ दे। तो वो जो चीज़ें हैं तो वहाँ से मैं सीखा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये उसकी रहमत लगा लो, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी चीज़ों से मेरा गला खुद पर खुद ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या था? वोकल नोड्यूल, गले में दो एक यू नो जिसको मैं डॉट्स हो जाते, दाने जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो जब गाते थे तो वो आपस में क्लैश होते थे, तो आवाज़ फटी आवाज़ आनी थी, या ना गला जैसे बैठा हुआ है तो वैसी आवाज़ आती थी। तो वो अपने आप ही ठीक हुआ। ये मैं उसकी रहमत कहूँगा कि बिना किसी इलाज के, क्योंकि एक लगन थी, उसको पता था कि शायद सिंगिंग से हटाने के लिए मुझे इसमें लाया गया कि हो सकता था सिंगिंग में मुझे इतनी नई तरक्की मिलती, क्योंकि तब मैं अपना लिखता नहीं। जी सही बात है। तो मैं सिंगिंग करता तो शायद इतनी नई तरक्की मिल पाती, जो मैं अब लिख पा रहा हूँ अपने दिल की चीज़ें, जो मैं चाहता हूँ वो शायद तब ना हो पाती। तो शायद ये कुदरत ने कोई खेल रचाया था कि मैं यहाँ से हट के हूँ तो मैं म्यूजिक में, और आज मैं सिंगिंग भी कर रहा हूँ। जी जी हाँ, आपने ये बताया कि आप हर तरीके के म्यूजिक कंपोज करते हैं, हर तरीके की, जिसे हर कोई बच्चों के लिए हुआ, चाहे रैप में हुआ है ना। तो ये अब जैसे कि एक किस्सा है कि आपने अपने बर्थडे पे एक बार अपने टीचर का नंबर दिया था, क्या वो वही टीचर है कि जिन्होंने,
और आप एयरपोर्ट गए और सब उनको कॉल करने लगे, जिसके बाद उन्होंने वो क्या पूरा सीन? वो ऐसा हुआ था कि मैं सच में बताता हूँ, मैंने ना ये सुना था कि जैसे मैंने देखता था ना टीवी पे कि शाहरुख खान अपने जन्मदिन के बाद अपने घर के बाहर आके हाथ हिलाता है, कितने लोग खड़े, तो मेरा कुछ था कि यार मैं ना, मेरा जन्मदिन है और हसल से जब मैं जिस दिन वापस आना था अमृतसर, तो उसी दिन मतलब 14 अक्टूबर थी, तो मैं कहा यार मेरा जन्मदिन है, तो मैं अगर डालूंगा स्टोरी तो मुझे सभी मिलने आएंगे, क्योंकि मैं भी मिलना चाहता था उनसे, तो मेरा ये था कि यार मैं भी थोड़ी सी फीलिंग लूँ कैसा होता है। तो जैसे ही मैंने उनका नंबर दिया, मैंने नंबर दे दिया, मतलब सोशल मीडिया पे इस जो भी आना चाहता है इसको फोन, इस नंबर पे फोन करे। और जैसे मैंने नंबर डाला सर कहते मैं एक उठाता हूँ 4 लाइन पे, मतलब मेरे कान से फोन ही उतर रहा। 3 दिन हो गया मैंने अपनी बीवी से बात नहीं करी, मेरी तो ने लड़ाई करा दी, मेरे को खाना खाने का टाइम नहीं है। तो मतलब वहां पे जब मैं आया अमृतसर, तो पीछे एयरपोर्ट के पीछे इतना बड़ा जाम लग गया, कोई कह रहा मैं असम से आ रहा हूँ, कोई कोलकाता से, कोई हिमाचल से, कोई गुरदासपुर से, और एयरपोर्ट के बाहर मतलब इतना ट्रैफिक पहले से लग गया कि इतने ज्यादा लोग नहीं आ पाए। और फिर वो लोग मेरे घर की ओर आए, मतलब भीड़ लग गई थी, जैसे वो जो था ना ऐसे हाथ लाने वाला सीन। तो फिर आपको क्या डर लगा कि सच में आपने एंजॉय किया उस मोमेंट को? डर नहीं लगा मुझे डर बिल्कुल लगा, मैं दिल से चाहता, मैं देखना चाहता था। डर जो था ना, डर मुझे शुरू में लगता था, जब अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नर्वसनेस होती है, जिसको हम कहते हैं ना डर जाना कि यार क्या होगा, ये मैं नहीं सोचता, जो होगा वो देखा जाएगा। डरना किसी चीज का नहीं, वो मालिक हमारे साथ है, इतना हमने उसने करवाया है। वहाँ जहाँ हमको जज किया जाना है हमारे गाने से, वहाँ हमें डर लगता था, फिर धीरे धीरे वो भी कम होना, कॉन्फिडेंस आ जाता ना बंदे को, फिर इतना डर नहीं रहता उसको। शुरू में डर लगता था, तो मुझे अच्छा लगा। लोग आए वहाँ पे, उन्होंने केक काटा, 3-4 दिन तो केक ही कटते रहे मेरे घर पे। लोग ढोल लेके आए, पता नहीं कहाँ से, कोई आ रहा लुधियाना से, कोई चंडीगढ़ से, तो बहुत अच्छा लगा था। ये जो मोमेंट था, ये मतलब यादगार लम्हा है एक मेरी जिंदगी का। आपको तो प्यार से आप पूरे इंडिया के अलावा ही पूरी कंट्री आपको, मतलब हर जगह से ही इंटरनेशनली आपको बहुत प्यार आता है और हर जगह ही प्यार देखा जाता है। बट आपका एक जो सॉन्ग था ए दिल है मुश्किल से, जो स्टार्ट हुआ था आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता, उसको लोग ऐसे जबान पे रट चुके हैं, और वहाँ लेकिन वो जो दर्द उस गाने में दिखा है, उस दर्द के पीछे क्या राज है? क्या सच में ही क्या ऐसा कुछ रहा है आपकी लाइफ में? जब मुझे सवाल सच में बहुत चुभता है जब मुझसे कोई मिलता, वो कहता ना कि पाजी ये स्टोरी सच्ची थी। मुझे हमेशा यही पूछा जाता है कि ये कहानी सच्ची थी, तो मैं उसका जवाब नहीं देता, मैं कहता हूँ जैसा आप समझे, क्योंकि अगर ये चीज सच्ची ना हो, जो ये फीलिंग सच्ची ना हो, तो ये शायद इतनी दूर तक जाए भी ना। जो मैं देखो एक जो फील वाला बंदा, जब मैं गा रहा था ना, मैं खुद में शिवरिंग कर रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे, मैं अंदर से रो रहा था, बट मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। वो दिख रहा मेरा ये था, नहीं रोना, अगर मैं रो गया मेरी परफॉर्मेंस पे फर्क आ जाएगा। तो उस वक्त पे मैं उस जोन पे जा चुका था। देखिए सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान आता है कि जिससे हमें प्यार हो जाता है, जिससे हमें लगाव हो जाता है ना, पर जरूरी नहीं कि वो ताउम्र हमारे साथ रहे। जो उसने लिखा होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये इंसान हमारे साथ रहे, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट कई बार ऐसा नहीं होता, तो वो नहीं हुआ, वो रह गया कुछ। वो ना ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। पूरा ही नहीं हो पाया, वो मुकम्मल ही नहीं हो पाई चीज़। तो वो एक जो अधूरी दास्तान थी, वो कहीं ना कहीं दिल में एक पेन, किसी की याद में किसी को याद करना, तो वो रही। उसको फिर मैंने वो कहानी जो 1.5 साल की मेरी लिखाई है, जो जैसे जैसे होता गया, वैसे जैसे उसने मुझे पूछा कि मुझे इतनी तुम्हारी याद आती, क्या तुम्हें भी मेरी याद आ रही है? तो वहाँ पे मैं लिखा, आंसू नहीं आंखों के रास्ते जान जा रही है, तेरा मुझसे मिलना पाना मेरी रूह खा रही है, रब ना करे किसी को मौत आए ऐसी जिस कदर जाना तेरी याद आ रही है। तो मैंने उस चीज़ को कंपेयर कर दिया कि यार मौत अच्छी है ऐसी याद से, जहाँ आप ऐसा लगता है कि आपका दिल फूल रहा है, आपको सांस नहीं आ रही, आपको चैन नहीं आ रहा, आपका सर दर्द हो रहा, आपको पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें, अब इसको मैं डीप नहीं ज़्यादा जाऊँगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं और सब कुछ ठीक होते होते कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो बहुत, मैं कह सकते हैं कि एक ओवर इमोशनल बंदा हूँ, यू नो, जो जल्दी दिल लगा बैठता है। और मुझे पीछे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे में फीलिंग्स नहीं है, यू नो, ख़त्म हो चुकी, बट कहीं ना कहीं आगे जाके अब ऐसा एहसास होता है कि यार फीलिंग्स नहीं है तेरे में, ओवर इमोशंस हैं। तो जो कि एक
नुकसान भी है शायद। किसी भी कुछ भी चीज़ अगर ओवर हो तो वो बहुत नुकसान देती है। तो हाँ, ये कहानी हर एक की ज़िंदगी में होता है, और लोगों ने रिलेट इसलिए किया क्योंकि सबकी कहानी, आपकी, उसकी, किसकी, सबकी कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसा होता है जो होता नहीं होता, और कभी कभार वो शख्स याद आता है। क्योंकि इंसान क्या होता है, देखो मैं एक सीधी बात बताता हूँ, आज कोई आया, वो अगर नहीं रहा कल को कोई और आ जाएगा। जी बिल्कुल। वो रहा ठीक है, नहीं तो कोई और आ जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, गीता में भी लिखा है ना। तो चीज़ें, इंसान जो है, सबसे बड़ी रब ने यही चीज़ इंसान में रखी है कि जो ये जो जख्म है वक्त के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। बट वो उस मोमेंट की चीज़ थी जो मैंने फेस की है, कि नहीं, ये नहीं कि मैं अभी भी उसी चीज़ में घुसा हुआ। तो अब आप वो फील नहीं करते? नहीं, फीलिंग की बात नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो जब इंसान बीमार होता है या कुछ ऐसा हो जाता है इंसान के साथ जो उसको उस फेस में जाके सबसे ज़्यादा महसूस होता है। जी बिल्कुल। कुछ आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ हुई है जो जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत असर डाला है, बट आगे जाके वो चीज़ें धुंधली होती हैं, छूटती नहीं है। जैसे होता है इंसान सारा दिन रोता रहता है एक चीज़ को पकड़ के, वो महीनों 2-3 महीने चलता रहता है, बट अब ऐसा नहीं होता क्योंकि इंसान आगे बढ़ता है ज़िंदगी में। तो यादें रह जाती हैं, दिल में इंसान रह जाता है, बट वो नहीं रहता कि जो, मतलब वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं जी। ये नहीं मैं कहूँगा कि आज वो चीज़ें नहीं रही। जो इंसान के साथ रिश्ते होते हैं, जुड़े होते हैं, वो नहीं धुंधले हो सकते जी बिल्कुल। वो नहीं निकल सकता, वो चीज़ें नहीं हो सकती, चाहे कोई भी आ जाए, किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता जी बिल्कुल। जो वो था वो वही था, कोई नया आ जाएगा वो नहीं होगा जी। तो जो था वही था। तो बट ठीक, अब जिंदगी में आगे तो बढ़ना है। अगर वही चीज़ें हम लेके मैं बैठ जाऊं तो मैं, बट उसे एक आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि हाँ, पॉजिटिव वे में ही लिया, उसी वे में आप आगे बढ़े। मैं छोड़ देता सब कुछ, है ना जी, तो आज मैं कहीं नहीं होता। उस चीज़ को मैंने अपनी शायरी में लाया, अपने रैप में लाया कि ठीक है, अगर मैं बताऊं तो सही लोगों को, क्योंकि ये चीज़ अकेले मेरे साथ नहीं हुई, ये कईयों के साथ हुई है। मुझे कोई भी मैसेज तक बाजी, जो आपकी स्टोरी है सेम मेरी स्टोरी है, रिलेटेबल है, तो इसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। और ये भी मतलब जो होता है, मुझे पता नहीं, वो मालिक जाने, सुना है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बट हमें लगता है कि नहीं अच्छे के लिए हुआ। मुझे आज तक ऐसा लगता है नहीं अच्छे के लिए हुआ, बट उसको मालूम हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। तो आपका जो सफ़र रहा हसल में, तो जो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस करा, उसका आगे जाके, क्योंकि आपको हसल से बहुत ही ज़्यादा नाम मिला, वहाँ से आपको एक पहचान मिली, आपको फेम मिला, और आप बहुत ही, आपको जाना जाता है कि हसल से आरसीआर, ठीक है। तो वहाँ से जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसको आप एज अ अपनी लाइफ में आगे कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसका फ़ायदा होता है आपका? हसल ने, देखो मुझे, मैं सारी उम्र हसल का शुक्रगुजार रहूँगा। ग्रेटिट्यूड उसके लिए बहुत ज़्यादा है कि देखो, बहुत इंसानों में टैलेंट होता है जी बिल्कुल, बट उनको दिखाने का मौका नहीं मिलता। हसल ने मुझे वो मौका दिया कि मैं अपने टैलेंट को दिखा सकूं। वहाँ जहाँ मैं आया, मुझे दुनिया ने देखा, मुझे पहचाना। आरसीआर पहले भी वही था, बट पहले कोई सुनने वाला नहीं था। सुनने वाले थे कुछ चंद लोग, बट जहाँ तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि मेरे टीचर भी मुझे कहते थे कि आरसीआर, जिस दिन तेरी आवाज़ पहुँची ना लोगों तक, उस दिन तू बनेगा कुछ। तो वो पहुँचानी कैसे है, मैं यूट्यूब पे भी गाने डाल लूँ या कुछ भी कर लूँ। हालात ऐसे थे कि यार मैं गाना रिकॉर्ड तक नहीं करा सकता था, मेरे पास इतना भी नहीं था। तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, लिखता था बस मैं अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने चीज़ें डाली, करनी शुरू की। और आज कहीं ना कहीं देखो, इंसान ना कभी सेटिस्फाइड नहीं होता जी बिल्कुल। तो शायद यही सबसे गलत बात है। जिस दिन बंदे को सेटिस्फेक्शन आ गई ना, फिर कोई दुख नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा। इच्छाएं दुख देती हैं, मेहनत करनी चाहिए, बट उसके साथ जब, क्योंकि हर धर्म में लिखा गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो, बट इंसान की नेचर ही ऐसी, जब वो कर्म करता फल वो पहले ही सोच लेता है कि मुझे ये मिलेगा। और लाजमी भी है, क्योंकि मेहनत क्यों करता है इंसान, क्यों करता है, ठीक है नहीं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपको है कि मुझे सैलरी मिलेगी, इसलिए काम कर रहे हैं। फ्री में तो कोई कुछ नहीं करता, किसी को कुछ ना कुछ एवज में चाहिए होता है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं दुख का कारण बनती है और किसी के लिए सुख का कारण। जब वो पूरी होती हैं तो खुशी मिलती है, जब वो अधूरी रह जाती है तो फिर दुख मिलता है। जैसे आपने स्टोरी की बात की जी बिल्कुल, चाहे जिंदगी में कोई इंसान कहीं भी पहुंच जाए, बट वो जो एक चीज़ थी वो रह जाती है। टूटे हैं दिल छूटे हाथों से हाथ,
पहले सी मुझ में ना रही वो बात, नाम है कमा लिया दुनिया में मैंने, पर क्या करना शोहरत का जो तू नहीं साथ। यू नो ये जो चीज़ें वो रह जाती तो रह गई। जैसे आपने बोला कि अब आप उसे भूल चुके हैं, भूलता कोई किसी को नहीं है, बट अब क्या आता तमाशा जो है कितना हम करें दिखाएं, है ना, कोई वो फिर सामने वाले कई ऐसे कि यार नहीं ये फेक है, ज़्यादा ही कर रहा है या क्या कर रहा है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। आपकी लाइफ में वो जब आपने फेम पा लिया तो क्या वो आपका पास्ट आपके पास फिर से लौटने की कोशिश हुई और ऐसी कोई चीज़ें हुई? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं ऐ दिल मुश्किल 2 जब मेरा आएगा मैं चाहता हूँ उसमें बताऊँ। अच्छा या बट अब बहुत देर हो चुकी है चीज़ों को, एक अपने वो गृहस्थी में है, यू नो काफ़ी चीज़ें जो मैं रिवील नहीं करना चाहता, है ना, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, तो दैट्स व्हाई इस अब जब ऐ दिल मुश्किल 2 आएगा कुछ उसमें चीज़ें आगे की स्टोरी हमें सॉन्ग के ही जरिए सुनने मिलेगी और उसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे क्योंकि पर्सनली मेरा भी ऐ दिल मुश्किल जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट है और मैं उसको जब सुनती हूँ मतलब हर बार वो नया लगता है उसका रैप, और उसमें जो मतलब आपका जो फील है मतलब वो मतलब देख के इंसान मतलब गूज बम्स हो जाता है, ऐसा वाला एकदम बिल्कुल है। तो आपके फेवरेट रैप स्टार कौन से हैं आप जिन्हें पर्सनली, हाँ जिन्हें देख के आपका? इंडिया से के बाहर से? इंडिया से भी बाहर से भी। मैं अगर मैंने रैप की इंस्पिरेशन ली है, मैं एमिनम की काफ़ी परफॉर्मेंसेस देख के रोया हूँ, बहुत रोया हूँ, जी भर के रोया हूँ, क्योंकि जैसे वो गाता था, जैसे उसका जो गाते गाते उसकी नसें फूलना, मतलब मैंने देखा कि यार वो बंदा जब किसी चीज़ को गा रहा है, मैंने ग्रैमी परफॉर्मेंस देखी, वो उसमें घुस गया हुआ है, उसको कुछ लेना देना नहीं, और वही चीज़ मेरे ऐ दिल मुश्किल में लोगों को नजर आई, मेरे ले जा कहीं दूर खुदा में, पापा वाले गाने में, तो वो कहीं ना कहीं वो एक छाप है कि अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो ऐसा कर दो कि ये शायद लास्ट हो सकती है, इतना घुस जाओ उसमें अपने काम में। तो बहुत सारी चीज़ें कि एमिनम इज़ ए बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी, आइडल हैं कि जिनसे मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, बहुत ही ज़्यादा, या वो एक ऐसा शख्स है। चलिए अब बहुत मैंने आपसे बात कर ली, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स देती हूँ, ठीक है? उससे हम रैप करेंगे जिसमें कि बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, तो पहला वर्ड मैं आपको देती हूँ जिंदगी। हाँ, मेरे रब के नाम है मेरी जिंदगी, सारी उम्र करूँगा उसकी ही बंदगी। ठीक है, प्यार। हाँ, जो मिला है जनता से बेशुमार, वो कोई और लफ्ज़ नहीं, वो है प्यार। अमृतसर। हाँ, कहीं खो ना जाऊं इस भीड़ में, लगता है डर, मुझे जाना है घर जहां मेरा अमृतसर। हसल। हाँ, ये जो तरक्की करेगी आरसीआर ऐसी है नस्ल, मुझे पहचान दी उस शो ने जिसका नाम है हसल। आंखें। ओह, जहां मैं कैद होना चाहता हूँ वो उसकी थी सलाखें, वो ले डूबी मुझे और उसकी ही आंखें। और लास्ट में मैं लूंगी हिबा। हिबा? मेरा नाम हिबा। ओह ओके। मुझे अच्छे लगते हैं पार्क में बैठे हुए निब्बी और निब्बा, और सच में कहूँ आप बहुत क्यूट हैं हिबा। थैंक यू सो मच रोहित। तो और जैसे कि अब मैं बताऊंगी, जैसे आपने इतनी फास्ट रैपिंग करी, तो कैसे कर लेते हैं आप? टिप्स दीजिए कुछ लोगों जो रैप स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इतनी आपको मैंने ऐसे वर्ड दिया और आपने और गाना तम स्टार्ट कर दिया, तो कैसे एक होता है ना कि टिप्स वगैरह की, जैसे कि आप कैसे अच्छा लिख सकते हैं, कैसे अच्छा बोल सकते हैं? देखो, सालों की पहले तो मेहनत है, ठीक है जी। दूसरी बात, मैंने फ्री स्टाइल बहुत किया है। अब लोग करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा फ्री स्टाइल किया है, अब नहीं मतलब करते, क्योंकि मैं गाने बनाने में हूँ। जब पहले बैटल्स होती थी अमृतसर अंडरग्राउंड, ये मेरा भाई है, यू नो अमृतसर के लड़के हैं जैसे रैक्सो, वरियाम, है ना, तो हम दोनों तीनों जने मिलके हम बहुत फ्री स्टाइल करते थे। वो हो गया, ये प्रैक्टिस उसकी है। लिखावट, मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं, मैंने सूफ़ी फ़कीरों को बहुत पढ़ा है जो कि मेरी शायरी में नज़र आता है, और लिखा है। जो नए बच्चे हैं उनको ये टिप्स देना चाहूँगा, यूनिकनेस रखो। जो अगर आरसीआर, आज आरसीआर है, रफ्तार पाजी रफ्तार है, बादशाह है, हनी सिंह, उनमें यूनिकनेस है, अलग है। क्या करते हैं इंडस्ट्री को या लोगों को, दूसरा आरसीआर नहीं चाहिए, दूसरा हनी सिंह नहीं चाहिए। सैड रैप में शायरी डालना या ऐसी चीज़ होनी एक नई शुरुआत हुई जी, जो लोगों को बहुत पसंद आई जी। कि यार ये रैप नहीं, एक स्टोरी टेलिंग है, जो कि जो रैप सुनता है वो भी ये सुनेगा, जो नहीं सुनता वो भी ये सुनेगा, क्योंकि एक हिप हॉप की ऑडियंस अलग है।
बट जो मेरे गानों की ऑडियंस है वो हिप हॉप वाले भी सुन सकेंगे, वो एक नॉर्मल बंदा भी सुन सकेगा, उसको समझ आए। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, किताबें पढ़िए, अच्छा लिखिए, यूनिक लिखने की कोशिश करिए, सिंपल, डीप, और जो लोग जिससे कनेक्ट हो सकें, जो मासेस तक जाए। आजकल क्या मतलब कई बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मेटाफर्स हो गए या बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट राइम स्कीम्स हो गई। अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये होता है कि ये आम बंदा जो है, लेमैन, ये एक लिमिटेड ऑडियंस है जो समझ पाएगी जी। आज अगर हम बात करें हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार पाजी, ये क्यों सबसे ज़्यादा इनका नाम है? क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें जो गाते हैं करते हैं वो सबको समझ आती है, हर एक मन। वो कमर्शियल हो गया, हर किसी का अपना शौक है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप उस पर डटे रहिए, जो आप सच में करना चाहते हैं। मेरे कहने पे अगर मैं कहूँ आप कमर्शियल ना करो, आप ये ना करो, वो मेरी सोच है। जो आपको ठीक लगता है, जो आप लगता है जिसमें आप बेस्ट हैं, आपको आपकी कमियां पता हैं, आपको आपकी खूबियां पता हैं, जो आप लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं ये स्टोरी टेलिंग या ये चीज़ें मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो मैं ये करता हूँ। तो बस जो मन में आ रहा है वो करिए। और फ्री स्टाइल जो रैपिंग आपने बोली थी, वो सालों की मेहनत है। सबसे बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता, करने वाला मेरा रब है, वो निकलवाता है, वो ही मेरे से लिखवाता है, वो ही करने वाला है। तो जाते जाते आप एक बार ए दिल है मुश्किल के कुछ चंद लाइनें मैं शायरी सुना दूं उसकी? जी बिल्कुल। और कितना लिखूं मैं तेरी याद में, कोई दम नहीं मेरी फरियाद में, रूह भी मुझसे मेरी छीन के ले गई, मैं ना रहा तेरे बाद में। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ आज RCR मतलब रोहित चौधरी जुड़े थे और उनसे हमने खूब बातचीत करी, उनके बारे में जाना, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना, और जान के हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही हर हफ्ते हमारे साथ जुड़े और नए चेहरों से बात करेंगे हम, और देखते रहे द सिंपल टॉक। धन्यवाद।